हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं जो है जीवों में जनन चैप्टर का पूरा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है, वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग उससे जा कर के देख सकते हैं। अभी चैप्टर 2 में जो है हम एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि सेब में खाने योग्य भाग होता है, यानी कि जो सेब होता है उसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूण होता है, डिंब होता है, भ्रूण कोश होता है कि पुष्पासन होता है? तो देखिए, ये जो सेब होता है ना, ये क्या होता है कि ये फल का जो निर्माण होता है वो क्या होता है कि वो अंडाशय से होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये है स्त्री केसर, ये है स्त्री केसर। थोड़ा सा मुझे जो है अपने हाथों से लिखना पड़ रहा है, अभी मेरे पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये स्त्री केसर है, ठीक। और ये जो नीचे का भाग है इसको हम ये अंडाशय कहते हैं। इसको ये जो फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है ये क्या होती है? ये अंडाशय होती है। तो जो फल जो होता है, जो खाने वाला जो भाग होता है फल, उसका जो निर्माण होता है फल का, वो अंडाशय से होता है। लेकिन कुछ फलों का जो निर्माण होता है वो अंडाशय के साथ साथ जो पुष्प होता है उस पुष्प के पुष्पासन से भी होते हैं। उसके अलावा और भी कुछ उसमें पुष्प के जो है कुछ अन्य भाग भी उसमें ये तो बनने में, फल के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसीलिए ये जो सेब होता है, सेब में जो है इसका निर्माण अंडाशय के साथ साथ किससे होता है? पुष्पासन से होता है। किससे होता है? पुष्पासन से। और ये जो सेब जो होता है इसमें पुष्पासन ही वो मोटा होकर के, मांसल होकर के खाने योग्य भाग बनता है। तो इसीलिए सेब में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पासन होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? यानी कि जो आवृतबीजी पौधे हैं उनके भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये पहले भी मैं क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में करवा चुका हूँ। ऑप्शन ए है अगुणित, ऑप्शन बी है द्विगुणित, ऑप्शन सी है त्रिगुणित और ऑप्शन डी है ए एंड सी दोनों। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है आवृतबीजी पौधों में पूछ रहा है, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पूछ रहा है ये। तो याद रखिएगा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसमें जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? वो त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो जा करके हमारा पहला चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे त्रिगुणित होता है। उसमें हमने विस्तार से समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। जो वायु के द्वारा जो पुष्प जो है परागित हुए रहते हैं वो जो है आखिर वो कैसे होते हैं वो पुष्प? तो जो वायु के द्वारा जो पुष्प परागित होते हैं वो होते हैं आकर्षक होते हैं, कि छोटे होते हैं, कि रंगहीन होते हैं, कि बी तथा सी दोनों होते हैं? तो ये छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। ठीक है, ये आकर्षक नहीं होते। आकर्षक होते हैं कौन सा? जो कीटों द्वारा परागित पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। लेकिन वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो जो होते हैं छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से द्विगुणित कौन है? अंड है, पराग है, युग्मनज है कि ए और बी दोनों है? मैंने पहले भी बताया था कि ये अंड जो है ये युग्मक है और युग्मक क्या होता है? हमेशा अगुणित होता है। पराग भी जो है ये भी क्या है? एक युग्मक है, ये भी क्या होता है? अगुणित। और जब युग्मक युग्मक मिलते हैं तो निषेचन होता है और निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। तो एन एन कितना हो जाएगा? 2n। इसका मतलब कि इसमें द्विगुणित कौन सा होता है? तो युग्मनज होता है, क्योंकि ये बनने वाली संरचना क्या है? ये युग्मनज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निषेचन बाह्य निषेचन क्रिया होती है। बाह्य निषेचन क्रिया किस में होती है? मछली में होती है, सरीसृप में होती है, पंछी में होती है कि स्तनपायी में होती है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो मछलियाँ होती हैं इनमें क्या होता है जी? बाह्य निषेचन होता है। मछलियाँ जो होती है इनमें कौन सा निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। याद रखिएगा, पहले चैप्टर में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा चुके हैं बहुत। आगे है कि बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं, यानी कि वैसे फल जो बिना निषेचन के ही बने हैं
तो वैसे फलों को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आभासी फल, ऑप्शन बी है वास्तविक फल, ऑप्शन डी है शुष्क फल, ऑप्शन सी है अनिषेक जनित फल और ऑप्शन डी है शुष्क फल। तो याद रखिएगा कि ऐसे फलों को जो है अनिषेक जनित फल कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनिषेक जनित फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो अपने जीवन काल में जो है केवल एक बार ही फूल देता है? ऑप्शन ए आम, बी कटहल, सी बांस की स्पीसीज और डी पपीता। तो याद रखिएगा ये सब में तो कई बार पुष्पन होता है, लेकिन जो बांस की स्पीसीज होती है इसमें अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पन होता है। ये जो बांस होते हैं इसमें की तो अलग अलग प्रजातियों के आधार पे 40 से 50 वर्ष में भी ये पुष्पन हो सकता है या फिर 120 वर्ष में भी पुष्पन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब एक बार पुष्पन हो जाएगा तो उसके बाद जो बांस जो होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, सूख के मर जाते हैं। तो इसीलिए इसमें जो होता है क्या होता है कि एक ही बार पुष्पन होता है अपने जीवन काल में। ठीक है, 8 नंबर है कि बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? यानी कि जो बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय होता है, जो शेष बच गया बीजांडकाय होता है, उसे क्या कहा जाता है? नाभिका कहा जाता है, अंतःकवच कहा जाता है, निभाग कहा जाता है कि परिभ्रूण पोष कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि जो बीज में जो शेष बीजांडकाय बच जाता है उसको परिभ्रूण पोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हम परिभ्रूण पोष कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ पादपों में बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ युग्मक संलयन, बी दिया है अनिषेक जनन, सी दिया है स्वयुग्मन और डी दिया हुआ अनिषेक फलन। तो याद रखिएगा कि मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो रहा है तो ये कहलाएगा अनिषेक जनन। अगर बिना निषेचन के जीव बनने की प्रक्रिया पूछेगा तो वो अनिषेक जनन होता है, और बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया वो अनिषेक फलन होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? यानी कि जो भ्रूण है उसका क्या कार्य है? भ्रूण बनाने का कार्य है उसका, कि भ्रूण को पोषण देने का कार्य है, कि लिंग का निर्धारण करने का कार्य है, कि इनमें से सभी, ऑल टू ऑल? तो याद रखिएगा कि ये जो भ्रूणपोष होता है ये भ्रूण को पोषण देता है, न कि वो भ्रूण को बनाता है या फिर लिंग का निर्धारण करता है। जो भ्रूणपोष होता है ये भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, इसका नाम ही है भ्रूणपोष, यानी भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 11। निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? यानी कि असंग जनन द्वारा कहने का मतलब ये है कि किसमें बिना निषेचन के बीज बन जाता है। बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें निषेचन नहीं होता है और उसमें बीज बन जाता है? तो याद रखिएगा वो है एस्ट्रेसिया एवं घास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? यानी कि जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है उस चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन बी है एंटोमोफिली, ऑप्शन सी है काइरोप्टेरोफिली और ऑप्शन डी है हाइड्रोफिली। तो ये जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है ये होता है काइरोप्टेरोफिली। क्या होता है? ये काइरोप्टेरोफिली होता है, याद रखिएगा। ऑर्निथोफिली जो होता है ये पंछियों में होता है। ये ऑर्निथोफिली किस में होता है? तो ऑर्निथोफिली जो होता है ये किस में होता है? तो ये पंछी में होता है। ये पंछी द्वारा परागण तो ऑर्निथोफिली होता है। ठीक है, ये कीट द्वारा परागण जो होता है वो क्या होता है? एंटोमोफिली होता है। और ये जो जल द्वारा परागण जो होता है इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? वो किस में होता है, किसके द्वारा होता है? तो वो जो होता है ये तो काइरोप्टेरोफिली होता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो काइरोप्टेरोफिली कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, घोंघे द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो ये जो घोंघा द्वारा परागण है ऑप्शन ए दिया है मलेकोफिली, ऑप्शन बी दिया है जूफिली और ऑप्शन सी दिया है एनिमोफिली और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोफिली। तो याद रखिए घोंघे द्वारा परागण तो परागण को हम क्या कहते हैं? मलेकोफिली कहते हैं।
क्योंकि ये जो एनीमोफिली होता है ये हवा द्वारा परागण होता है, अभी मैंने बताया। हाइड्रोफिली जो होता है ये जल द्वारा होता है। और ये जो जूफिली होता है तो जो भी जीवों के द्वारा, जैसे मान लीजिए चमगादड़ हो गए, कीट हो गए, घोंघा हो गए, ये सब जो होते हैं ये एक जूफिली का ही प्रकार है, ये जूफिली के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि घोंघे द्वारा परागण किस में होता है, तो ये होता है घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो मलेकोफिली कहलाता है। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, यानी कि जो आवृतबीजी पौधे में जो द्विनिषेचन होता है, दोहरा निषेचन होता है, दो बार दो नर युग्मक एक नर युग्मक अंड से मिलते हैं और दूसरे नर युग्मक जा करके वो द्वितीयक केंद्रक से मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। तो इस द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, तो द्विनिषेचन की खोज जो है वो किसने किया था, तो नवास्चिन ने किया था। अब ये भी पूछ देता है आप लोगों से कि नवास्चिन ने जो है किस पौधे में किया था, तो इन्होंने किया था लिलियम तथा फर्टिलेरिया में किया था इन्होंने। ठीक है, हाथों से लिख रहे हैं, पेन नहीं है इस पर लिखने के लिए, अभी साधन नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे लिखा रहा है, फर्टिलेरिया। ठीक है ना, फर्टिलेरिया। ठीक है, तो ये जो है द्विनिषेचन की खोज जो है नवास्चिन ने किया था, लिलियम तथा फर्टिलेरिया नामक पौधे में किया था इन्होंने। कब किया था अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 1898 ईस्वी में इन्होंने किया था। कब किया था, 1898 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि इसमें से कौन जो है नर युग्मक से मिल करके और भ्रूणपोष का जो है निर्माण करता है। ऑप्शन ए अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी सहायक कोशिका, ऑप्शन सी एंटीपोडल सेल और ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक। तो याद रखिएगा कि ये होता है द्वितीयक केंद्रक, जो होता है नर युग्मक से संयोजन करके क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा। ठीक है, और अनिषेचित अंड जो होता है, ये अनिषेचित अंड जो होता है ये नर युग्मक से मिल करके क्या बनाता है, तो ये नर युग्मक से मिल करके क्या बनाएगा, तो ये जो है युग्मनज बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये युग्मनज बनाएगा। लेकिन ये किससे कह रहा है कि भ्रूणपोष बनाने की बात कह रहा है, तो भ्रूणपोष के लिए कहेगा तो द्वितीयक केंद्रक करेंगे। अगर यही क्वेश्चन दे देता कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके युग्मनज बनाता है, तो अनिषेचित अंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑर्निथोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो अभी ये ऑर्निथोफिली जो पर परागण होता है वो होता है पंछियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ये पंछियों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, वो पंछियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो ये आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक जो है किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो द्वितीयक केंद्रक जो होता है, जैसे कहने का मतलब कि ये भ्रूणकोश है, क्या है ये भ्रूणकोश। ठीक है, इस भ्रूणकोश में जो है ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं, ये द्वितीयक केंद्रक है, और इधर जो है नीचे में जो है ये अंड समुच्चय है, नीचे में क्या है, ये अंड समुच्चय है। तो जो ये बीज के निर्माण के समय क्या होता है कि जब आकर के एक नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो ये द्वितीयक केंद्रक बदल जाता है किस चीज़ में, तो भ्रूणपोष में बदल जाता है। किस चीज़ में बदल जाता है, भ्रूणपोष में बदल जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, परागकोश भीति इनमें से कौन सा नहीं होता है, यानी कि जो परागकोश की भीति जो होती है इनमें से कौन सी नहीं है। तो परागकोश की भीति जो एंडोथीसियम होता है, मध्य परत होता है और टेपिटम होता है। इसमें कौन सा नहीं होता है, तो इंटेगुमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये बीज का भाग होता है। कौन, ये जो होता है, तो ये इंटेगुमेंट जो है बीज का भाग होता है, इसीलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, नहीं होता है पूछ रहा है, तो इंटेगुमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भ्रूणकोश में निम्नांकित में कौन सा सही नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, सॉरी, भ्रूणकोश में निम्नांकित में से कौन सा नहीं होता है। अंड समुच्चय नहीं होता है, दो ध्रुवीय केंद्रक नहीं होता है, कि गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होती है, कि एंटीपोडल सेल नहीं होती है। अभी हमने बताया कि ये है भ्रूणकोश। ठीक है, इस भ्रूणकोश में जो है यहाँ पे प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं और ये अंड समुच्चय होता है। ठीक है, ये अंड समुच्चय होता है। तो इसमें अंड समुच्चय हैवी किया है, ध्रुवीय केंद्रक हैवी किया है, प्रतिव्यासांत एंटीपोडल्स को ही हम बोलते हैं क्या, प्रतिव्यासांत बोलते हैं, एंटीपोडल्स को ही हम बोलते हैं प्रतिव्यासांत हिंदी में। इसमें क्या नहीं है, तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं है इसमें। तो याद रखिएगा, गुरु बीजाणु जनन
कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो है बीजांड किस चीज़ में बदल जाता है? तो जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। किस चीज़ में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो बीजांड होता है उस बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? बीजांडाय में होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, कि गुरु बीजाणु में होता है, कि आर्की स्पोरियम में होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो बीजांड होता है उस बीजांड में सबसे पहले होती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, और इस यही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है और इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके वजह से आगे चल करके और 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? यानी कि जो पुष्प वाले पादप होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो वो कौन सा अंग भाग लेता है? फूल लेता है, जड़ लेता है, तना लेता है कि पत्ती लेता है? तो याद रखिएगा कि पुष्प यानी कि फूल लेते हैं भाग उसमें। ठीक है। 23 है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4 3 2 1। यानी कि एक प्रारूपी जो एक पुष्प जो है उसमें प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो याद रखिएगा 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बाह्य दल होता है। कौन सा होता है जी? बाह्य दल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद दल होता है, फिर उसके बाद स्त्री केसर होता है। ठीक है ना, स्त्री केसर होता है। फिर उसके बाद जो है पुंग केसर होता है। क्या होता है? पुंग केसर होता है। तो ये जो होते हैं 4 पुष्प पत्र होते हैं किसमें? पुष्प में। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? इनकी पुष्प की खेती को जो है क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं कि सेरीकल्चर कहते हैं? तो याद रखिएगा पुष्प की खेती यानी पुष्प को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लावर, और फ्लावर की खेती को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ऐसे मिलाइएगा, फ्लावर यानी फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगर यहीं पूछ दे आपसे कि ये जो है पीसी कल्चर किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि पीसी कल्चर होता है ये मछली उत्पादन को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, ये मछली उत्पादन को कहते हैं। सेरीकल्चर अगर कहेगा तो रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? तो वो सेरीकल्चर कहते हैं। एपी कल्चर कहेगा तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को जो है हम मधुमक्खी पालन को जो है एपी कल्चर कहते हैं। याद रखिएगा ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। 25 है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? यानी कि पुष्प में जो नर जनन संरचना है उसे क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है, जयांग कहा जाता है, बाह्य दल पुंज कहा जाता है कि अंडाशय कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि पुष्प का जो नर जननांग होता है उसे पुमंग कहा जाता है। ठीक है। पुमंग कहा जाता है या पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है। अगर यहीं पूछ देता कि मादा जनन संरचना को क्या कहते हैं तो उसको हम जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि भारत में जो है भारतीय जो है आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए है कार्ल लिनियस, बी है आर.एन. कपिल, सी बी.एम. जोहरी और डी है पंचानन माहेश्वरी। तो याद रखिएगा कि ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो पंचानन माहेश्वरी हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 27 है, निम्न में से कौन असत्य फल है? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि असत्य फल होता क्या है। तो असत्य फल उसे कहते हैं जिसका निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के किसी अन्य भाग से भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है नारियल, बी पपीता, सी सेव और डी इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये जो सेव होता है ये जो होता है असत्य फल होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन से भी होता है, इसलिए क्या होता है? ये असत्य फल हो जाएगा। ठीक है। 28 अंड उपकरण में होती है। अंड उपकरण यानी कि जिसे हम अंड समुच्चय भी कहते हैं उसमें क्या होता है? अंड होता है, अंड व ध्रुवीय केंद्रक होता है, अंड व प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, कई अंड व सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो याद रखिएगा कि ये अंड समुच्चय में या फिर अंड उपकरण में जो है क्या होती है कि अंड तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है? यानी कि ये जो है निषेचन के बाद फल का निर्माण जो है निम्न में से किससे होता है? ऑप्शन ए बीजांड से, ऑप्शन बी अंडाशय से, ऑप्शन सी पुमंग से, कि ऑप्शन डी बाह्य दल पुंज से। तो याद रखिएगा कि निषेचन के बाद जो फल का निर्माण होता है वो होता है अंडाशय से होता है। बीजांड से तो बीज बनते हैं, बीजांड किस चीज़ में बदल जाता है? बीजांड जो होता है ये बीज में बदल जाता है। किस चीज़ में बदल जाता है? ये बीज में बदल जाता है। और पुमंग तो खुद एक नर जननांग है। बाह्य दल पुंज होता है, एक सपोर्टिंग अंग होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो ये सत्य फल किसे कहते हैं? अभी हमने असत्य फल अभी पीछे क्वेश्चन में आया था, तो असत्य फल में हमने बताया कि अंडाशय के साथ साथ किसी अन्य भाग से भी फल का निर्माण होता है, पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। लेकिन जब फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सत्य फल कहेंगे। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों है, गुड़हल है, पपीता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि किसमें जो है निम्न में से किसमें जो होते हैं नर तथा मादा जो जननांग होते हैं वो अलग अलग पौधे पर होते हैं। तो याद रखिएगा वो होता है पपीता। पपीता क्या होता है जी? पपीता एक लिंगी होता है, ठीक है। सरसों और गुड़हल क्या होते हैं? वो द्विलिंगी होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है? देखिए उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है, यानी कुल मिला जुला करके यही पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो याद रखिएगा कि इसमें अभी हमने जाना कि ये पपीता क्या होता है जी? एक लिंगी होता है। बाकी सरसों, उड़ाउल यानी कि जिसे गुड़हल भी बोलते हैं, मक्का, ये सब क्या होता है? द्विलिंगी होता है। इसमें क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, पढ़ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा उभय लिंगाश्रयी है। उभय लिंगाश्रयी के आधार पर कोई एक ऑप्शन कर देंगे, लेकिन नहीं है, पूछ रहा है, याद रखिएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? यानी कि ये जो भ्रूणपोष होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित कि ए और सी दोनों? सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें ये नहीं पूछा है कि आवृत बीजी पौधे में कि अनावृत बीजी पौधे में, ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग होते हैं। अगर आवृत बीजी पौधे में पूछेगा तो आवृत बीजी पौधा जो होता है उसमें त्रिगुणित होता है। जो आवृत बीजी पौधा होता है उसमें क्या होता है जी? उसमें जो होता है त्रिगुणित होता है। लेकिन जो अनावृत बीजी पौधा होता है, अनावृत बीजी, उसमें अगुणित होता है, ठीक है। अनावृत बीजी में कितना क्या होता है? अगुणित होता है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा कि केवल भ्रूणपोष में पूछा है तो ए और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इन सभी के क्या खाए जाते हैं? बीज चोल खाए जाते हैं। लीची के तो बीज चोल या फिर एरिल भाग खाया जाता है, लेकिन ये जो शरीफा होता है इसके भी जो बीज के कुछ भाग ही होते हैं जो आवरण के रूप में ही होते हैं, उसको खाया जाता है। और जायफल का भी, इसीलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी जो है सटीक आंसर होगा। 35 है, पुष्पासन खाया जाता है। निम्न में से किसका जो है पुष्पासन खाया जाता है? देखिए क्वेश्चन अभी हमने बताया है कि सेब का क्या खाया जाता है जी? पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 36 है, अनुन्मील्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अनुन्मील्य परागण वाले पुष्प होते क्या है? अनुन्मील्य परागण वाले पौधे क्या होते हैं जानते हैं। अनुन्मील्य परागण एक होता है अनुन्मील्य और एक होता है उन्मील्य। एक होता है उन्मील्य और एक होता है अनुन्मील्य। तो जो ये अनुन्मील्य परागणी पुष्प होते हैं ये बंद प्रकार के पुष्प होते हैं। क्या होते हैं ये? ऐसे ये पुष्प जो होते हैं ये बंद प्रकार के पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? बंद प्रकार के। और इसमें जो नर होता है, नर और मादा जो होते हैं वो इसी के अंदर जो होते हैं वो बंद होते हैं। जो नर और मादा जो होते हैं इसी के अंदर पैक होते हैं। किसमें? अनुन्मील्य में। लेकिन जो उन्मील्य पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं कि ये खुले प्रकार के पुष्प होते हैं। और इसमें जो नर और मादा होते हैं वो एकदम खुले होते हैं। तो अब इसमें देखिए ये जो बंद है तो इसका ही नर, अब इसी का नर जो है इसी के मादा को निषेचित कर सकता है। किसमें? अनुन्मील्य में, ठीक है। लेकिन जो ये उन्मील्य है ये तो खुले प्रकार का पुष्प है, इसको बाहर से भी परागण करके इसको क्या कर सकता है? निषेचित कर सकता है।
तो याद रखिएगा कि जो अनुन्मील्य परागणी पुष्प होते हैं, यानी कि ये पुष्प जो होते हैं इनमें केवल क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण। लेकिन जो उन्मील्य होते हैं इनमें स्वपरागण और परपरागण दोनों हो सकता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? स्वपरागण और परपरागण दोनों हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 37 है, स्त्री दल चक्र बना होता है। यानी कि जो स्त्री दल चक्र होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, यानी कि स्त्री केसर जो होता है, ये स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि ये वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये वाला जो भाग है ये स्टाइल होता है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। और ये वाला जो भाग है ओवरी होता है, यानी कि ये क्या होता है? अंडाशय होता है ये, यानी कि तीनों से मिल करके बना होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। 38 है, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? यानी कि इसमें से कौन सा पौधा जो होता है वो जल में होता है? तो इनमें से ऑप्शन ए दिया है सिंघाड़ा, ऑप्शन बी दिया है नागफनी, ऑप्शन सी दिया है शीशम और ऑप्शन डी दिया है एकेसिया। बहुत सारे बच्चे सिंघाड़ा को समोसा समझ करके उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये कहाँ से होगा जल में। ठीक है, ये कोई पौधा थोड़ी ना है। लेकिन ये सिंघाड़ा जो है ये समोसा की बात नहीं कर रहा है, ये जो है सिंघाड़ा जो जल में होता है उसकी बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सिंघाड़ा, जो कि ये जलोद्भिद होता है। बाकी नागफनी और शीशम जो होते हैं ये क्या होते हैं कि सूखे क्षेत्र में, और एकेसिया जो होता है ये जो सामान्य क्षेत्र होता है वहाँ पे होता है। लेकिन सिंघाड़ा जो होता है क्या होता है? वो जलोद्भिद होता है। 39 है, तो क्लोरेला निम्न में से क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है कि एकल कोशिका प्रोटीन है? तो देखिए ये क्लोरोला जो है ये शैवाल भी है। ये क्या है? ये शैवाल भी है और ये एकल कोशिकीय होता है और एकल कोशिका प्रोटीन होता है इसमें। तो इसीलिए ये दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा क्लोरेला जो होता है ये शैवाल और एकल कोशिका प्रोटीन दोनों होता है। ठीक है। 40 है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जो है क्या बनता है? ऑप्शन ए है गुरु बीजाणु धानी, ऑप्शन बी है चैलेजा, ऑप्शन सी गुरु बीजाणु और ऑप्शन डी लघु बीजाणु। तो याद रखिएगा कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनते हैं? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, वहीं से क्या बनता है? ये गुरु बीजाणु बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? यानी कि जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उसमें नर युग्मक का निर्माण जो होता है वो किसके विभाजन से होता है? ऑप्शन ए कायिक कोशिका, ऑप्शन बी लघु बीजाणु, ऑप्शन सी जनन कोशिका और ऑप्शन डी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो पराग कण होता है, ये जो पराग कण होता है, ये पराग कण जैसे ही क्या होता है, देखिए पराग कण में सबसे पहले तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, एक होती है जनन कोशिका और एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं कायिक कोशिका। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे ही ये पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी कि मादा जननांग के पास पहुंचता है, तो ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका जो है 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। कितने नर युग्मक का निर्माण करती है? 2 नर युग्मक। तो याद रखिएगा कि ये पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? तो जनन कोशिका से होता है। 42 है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वह क्या कहलाता है? वियुक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी कि बहुअंडपी? तो याद रखिएगा कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे हम कहते हैं युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम युक्तांडपी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे हम युक्तांडपी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है? यानी कि इसमें से कौन जो है लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है? तो अंतस्थीसियम है, टेपिटम है, बाह्य त्वचा है, लेकिन बीजांड द्वार जो है ये लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है। ये जो बीजांड द्वार होता है ये बीजांड का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे है 44। घास के बीज में अस्कुटेलम को क्या कहते हैं? यानी कि जो ये घास का बीज होता है इसमें अस्कुटेलम को क्या कहा जाता है? तो अस्कुटेलम को ऑप्शन ए है भ्रूणपोष, ऑप्शन बी बीजपत्र, ऑप्शन सी बीजावरण कि ऑप्शन डी भ्रूणीय अक्ष। तो याद रखिएगा कि घास के बीज में अस्कुटेलम को क्या कहा जाता है? बीजपत्र ही कहा जाता है। ठीक है,
ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी इस चैप्टर से जो है आप लोगों का सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 45। न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? ये भी देखिए 2025 का पूछा गया प्रश्न है कि जो न्यूरोस्पोरा होता है उसमें 8 एस्कोस्पोर कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये 8 एस्कोस्पोर जो होता है, यानी कि एस्कोस्पोर जो होता है एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसमें क्या होता है कि जो एगो कोशिका होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इस एक कोशिका से जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप इसमें कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4। इससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा? 4। और ये चारों कोशिकाएं जो हैं समसूत्री विभाजन करके, ये समसूत्री विभाजन करेगी तो ये समसूत्री विभाजन से एक बार में कौगो कोशिका बनता है? 2। ये भी कौगो बनाएगी? 2। ठीक है, ये भी कौगो 2 गो और ये भी कौगो 2 गो, यानी कि टोटल कितनी कोशिकाएं बन गई? 8 कोशिकाएं बन गई। तो 8 एस्कोस्पोर कैसे बने? तो सबसे पहले हुआ एक अर्धसूत्री विभाजन। मैंने बताया कि सबसे पहले क्या हुआ इसमें, तो सबसे पहले जो है इसमें हुआ एक अर्धसूत्री विभाजन ये हुआ, और फिर उसके बाद जो एक जो हुआ वो समसूत्री विभाजन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है? यानी कि इसमें से कौन सा तनाव हार्मोन है? तो याद रखिएगा ये एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या होता है? ये तनाव हार्मोन है। क्या है? ये तनाव हार्मोन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? ठीक है, ये पौधे का कौन सा भाग जो होता है, ये भी 2025 का पूछा गया प्रश्न है कि इससे लौंग प्राप्त किया जाता है? पुष्प से, कली से, फल से कि बीज से? तो याद रखिएगा कि पुष्प की कली से जो है क्या प्राप्त किया जाता है? लौंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 48 नंबर। पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम से, फल से, सब्जी से कि फूल से? तो याद रखिएगा ये पोमी कल्चर जो होता है ये फल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? फल से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि नारियल के मध्य फल बीती की प्रवृत्ति क्या होती है? यानी कि जो नारियल के मध्य फल बीती की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? कड़ी होती है, रेशेदार होती है, गूदेदार होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि वो जो मध्य फल भीति की प्रवृत्ति होती है वह कैसी होती है? रेशेदार होती है। कैसी होती है? वो रेशेदार होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के क्लास का कि जाइगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जाइगोट कहने का मतलब युग्मनज। युग्मनज से जब भ्रूण बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है, भ्रूण कोश विकास कहा जाता है, भ्रूणपोष विकास कहा जाता है कि पार्थेनोकार्पी कहा जाता है? याद रखिएगा कि एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसी को एम्ब्रियोजेनी या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आज के पुष्पी पादपों में लैंगिक जरण के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अभी इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे डेली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ये जो चैनल का ये जो बेल आइकन का घंटी है उस बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को हम कब वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, हर हर महादेव।